नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे अपना उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए निर्मला गहतोड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है। निर्मला गहतोड़ी चंपावत से सीएम धामी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। इसको लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने औपचारिक ऐलान किया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी चंपावत का रण जीतने की तैयारियों में जुट गई है। और वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद रितु खंडूड़ी पहली बार हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। खंडूड़ी ने निरंजनी अखाड़े पहुंचकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी से मुलाकात की। साथ ही उत्तराखंड में महिलाओं के उत्थान से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की। इस दौरान खंडूड़ी ने कहा कि साधु संतों के सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज सत्ता और धर्म सत्ता जब एक साथ चलेगी तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के साथ ही देश भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। देखिए, आज मैं सुबह जब हरिद्वार पहुंची, मेरा ये पहला आधिकारिक टूर था हरिद्वार का स्पीकर बनने के बाद। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि संतों के चरणों में मुझे आज बैठने का मौका मिला, उन सब का आशीर्वाद मिला, उनका सानिध्य मिला, उनकी बात सुनने को मिली, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि राज सत्ता और धर्म सत्ता जब मिल के चलती है तो देश प्रगति करता है, डेवलप्ड होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और मुझे लगता है जब सब साथ मिल के चलेंगे तो निश्चित तौर पे एक डेवलप्ड भारत निकल कर आएगा। बात हमारे पास भी यहाँ आई थी, तो हमारा जो एसएम पीजी कॉलेज है, वहाँ का पूरा स्टाफ जो है, वहाँ के बच्चे जो है, सभी ने उनका स्वागत किया है। बाकी खास बात हुई नहीं। अभी हमारा एक प्रोग्राम होगा कॉलेज में, उसमें उनको हम कॉलेज में बुलाएंगे। चर्चा हमारी यही हुई है कि जितने भी हमारी महिलाएं हैं उनको आगे लेके आना है, तो यही उनकी विषय है। तो बाकी जो भी चर्चा हमारी होगी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो है कॉलेज में। और वहीं उत्तराखंड सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सैन्य धाम को तय समय पर तैयार करने के लिए राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बैठक ली। सैनिक कल्याण मंत्री ने सैन्य धाम के निर्माण को गति देने के लिए अपने कैंप कार्यालय में सैनिक कल्याण विभाग के सचिव, अपर सचिव, जिला प्रशासन और कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बीते 28-29 अप्रैल को उत्तर भारत के 3 प्रमुख युद्ध स्मारकों का अध्ययन कर लौटी टीम ने अपनी संस्तुतियों के संबंध में अपना प्रेजेंटेशन दिया। वहीं मंत्री जोशी सैन्य धाम जाकर स्थिति का जायजा भी लिया है। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण को 2023 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सैन्य धाम आने और जाने के लिए मार्ग सुगम हो, इसके लिए सैन्य धाम पहुंचने के लिए 2 मार्ग बनाए जाएंगे। हमारी सरकार की प्राथमिकता है। नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसको 2023 तक किसी भी हालत में हमने पूरा करना है। उसके लिए मैंने आज एक मीटिंग रिव्यू करने के लिए आज अपने कैंप कार्यालय पर आहूत की थी, जिसमें हमारे सचिव सैनिक कल्याण, अपर सचिव, हमारे डायरेक्टर, डीएम व कार्यदायी संस्था के सारे अधिकारी मौजूद थे। कि अभी एक टीम हमने पूरे देश में सैन्य धामों का अध्ययन करने के लिए भेजी थी कि जहां जहां पर सैन्य स्मारक है, और उसका अध्ययन करने के बाद सबसे बेहतरीन हम बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी ड्राइंग प्रस्तुत की है। सब चीजों का समावेश करते हुए एक विशाल सैन्य धाम 2023 तक हम पूरा करेंगे। और आज मैंने इनको निश्चित किया है, क्योंकि जिस भावना से, जिस भाव से हम सैन्य धाम को बना रहे हैं, लोग बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ को देखने के लिए आते हैं। इस सैन्य धाम को बनने के बाद लोग इसको भी देखने भारी संख्या में यहाँ पर आए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्तियों को लेकर जितने भी मामले थे उनका समाधान निकालने के लिए चर्चा की। वहीं कांग्रेस ने परिसंपत्तियों के मामले को लेकर दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को ठगने का काम किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतोड़ी ने कहा कि दोनों ही सरकार अब तक के हुए परिसंपत्ति मामले पर पत्र जारी करें। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार में भी उत्तराखंड परिसंपत्तियों का मामला हल नहीं हो पा रहा है।
देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार, हम इनसे मांग करते हैं कि ये संपत्ति, जो हमारी परिसंपत्तियाँ हैं, इनके बंटवारे पर श्वेत पत्र जारी करें कि अब तक जो ट्रिपल इंजन की बात करते थे, अरे केंद्र में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, फिर हमारे हिस्से की परिसंपत्ति अब तक हमारे हिस्से में क्यों नहीं? सीधा एक लाइन का जियो जारी होना था कि जो उत्तराखंड में परिसंपत्तियां हैं वो उत्तराखंड की हो, जो उत्तर प्रदेश में परिसंपत्ति हो वो उत्तर प्रदेश की हो। तो इसमें आज तक क्या दिक्कत है, ये उत्तराखंड की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार बताने का काम करे कि क्या वजह है कि आपने हरिद्वार में एक अलकनंदा छोटा होटल तो उत्तराखंड को दे दिया और विशाल भूमि पर आपने उत्तर प्रदेश निर्माण निगम का एक होटल बना दिया। और महिला सशक्तिकरण और बाल विकास खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने तीखे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर गरीबों के राशन में बिल्कुल भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीबों का राशन डकाने वाले फर्जी और अपात्र कार्ड धारकों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी और उनसे अब तक लिए गए राशन की रिकवरी करने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि फर्जी राशन कार्ड लेने वालों और कार्ड धारकों को कार्ड सरेंडर करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी गई है। कार्ड धारकों पर शिकंजा कसने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस पर अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। लोग जब चुनाव के दौरान में भी थे और लगातार जब अभी एज ए खाद्य मंत्री मेरे पास में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इस प्रकार की मिलती रही है कि मैडम हम पात्र हैं और पात्र होके जो है हमारे पास में पीला कार्ड है और जो अपात्र है उसके पास में गुलाबी कार्ड है या उसके पास में सफ़ेद कार्ड है। तो इस प्रकार का शिकायतों की मेरे पास में भरमार है और क्षेत्र भ्रमण में भी स्वाभाविक रूप से जो है इस प्रकार से हमें बार बार रूबरू होना पड़ता है कि प्रधान जी ने हमारा कार्ड जो है वो पीला बना दिया या हमारा APL बना दिया हमारे को, जबकि हम BPL थे। तो ऐसे लोगों की समस्याओं को सुनते हुए जब हम ये कहते थे कि आप बैठकों में इसको लेकर अपनी आवाज़ उठाइए, तो लोग एक दूसरे का बुरा न बनने की सोचते हुए उसमें पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं खोलते थे और वो कह सकती हूँ कि वो अपात्र पर लगातार वो कार्ड बना रहता था और पात्र चिल्लाता रहता था। इसका हल किस प्रकार से निकाला जाए, तो मैंने एक कोशिश करी है एक अभियान चलाने की कि पात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान, जिसके माध्यम से आने वाले समय में एक हम टोल फ्री नंबर हम लोग देने वाले हैं, जिस पर शिकायतकर्ता शिकायत करेगा और ये बताएगा कि अपात्र व्यक्ति कौन है और उस व्यक्ति का जो भी उसका एड्रेस है इत्यादि हमको भेजेगा। विभाग उसका परीक्षण करेगा और परीक्षण करने के बाद में यदि उसकी बात सही पाई गई तो निश्चित रूप से उसका कार्ड जो है निरस्त किया जाएगा और पात्र व्यक्ति का कार्ड बनाया जाएगा। और केदारनाथ धाम के कपाट शुभ मुहूर्त में शुक्रवार सुबह 6:26 पर खोल दिए गए। अब 6 माह तक बाबा के भक्त धाम में ही आराध्य के दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। बाबा के मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। वहीं बृहस्पतिवार को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली भक्तों के जयकारों के बीच अपने धाम पहुंची है। विधि विधान के साथ बाबा की डोली को मंदिर के पास विराजमान किया गया, साथ ही अन्य धार्मिक परंपराओं का निर्वहन भी किया गया है। पूरा हुआ इंतजार, जय बाबा केदार। 2 साल बाद खुल गए कपाट। बम बम भोले से गूंजा केदारनाथ धाम। घड़ी जैसे ही सुबह 6:25 पर पहुंची, बाबा केदार के भक्तों का 2 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया। हजारों भक्तों की जयकारों के बीच पौराणिक परंपरा और विधि विधान से बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। सुबह केदारनाथ के प्रधान पुजारी आवाज से आर्मी बैंड और स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ बाबा केदार की डोली को मंदिर परिसर की ओर लाया गया। जिसके बाद जय बाबा केदार के उद्घोषों के बीच मंदिर के द्वार खोल दिए गए।
मंदिर के कपाट खुलते ही संपूर्ण केदारपुरी जय बाबा केदार के जयकारों से गुंजायमान हो उठी। सबसे पहले पुजारियों और वेद पाठियों ने गर्भगृह में साफ सफाई की और भोग लगाया। इसके बाद मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की गई। कोरोना काल के बाद आज पहली बार केदारनाथ धाम के पट खुले। 2 साल से लगातार केदार यात्रा कोरोना के साए में रही। बाबा के कपाट तो अपने तय समय पर खुलते और बंद होते रहे, लेकिन कोरोना पाबंदियों के बीच श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन 2 साल से नहीं हुए थे। आखिरकार कोरोना का काल बीता और बाबा के कपाट भी खुले और बाबा ने भक्तों को दर्शन भी दिए। बाबा केदार की पंचमुखी डोली गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंच गई। अब 6 महीने तक बाबा के भक्त धाम में ही आराध्य के दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने से भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट को खोला गया। इस दौरान केदारनाथ धाम के रावल भीमा शंकर लिंग और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बीकेटीसी के सदस्य भी मौजूद रहे। पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी के साथ केदारनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। केदारनाथ धाम का कपाट खुलने के साथ ही पहली पूजा शुरू हुई। केदारनाथ धाम परिसर बाबा केदार के जयकारे से गुंजायमान हो गया। मंदिर की घंटी के साथ हर हर महादेव का जयकारा लगता रहा और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पूजा की गई। मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। 31 मई तक केदारनाथ यात्रा के लिए 1.9 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हेलीकॉप्टर से यात्रा के लिए 5 जून तक एडवांस बुकिंग कराई गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट पहले ही खुल चुके हैं। केदारनाथ धाम के बाद अब 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। इसी के साथ चारधाम यात्रा 2 साल बाद पूरी तरह संचालित हो जाएगी। सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए चारधाम यात्रा फिर से शुरू कर दी है, लेकिन कोरोना नियमों और प्रोटोकॉल को लेकर श्रद्धालुओं को जागरूक किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और वहीं चंपावत उपचुनाव से पहले बड़े दांव कर रही कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड में पार्टी के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जोत सिंह बिष्ट ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया है। 40 साल से कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके बिष्ट ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बिष्ट ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के ही कुछ नेताओं पर भीतरघात के आरोप लगाकर साफ तौर पर कहा कि वो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने पार्टी के अंतर्कलह और कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। विधानसभा चुनाव में धनौल्टी सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले बिष्ट ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस से अलग होने की खबर को लेकर ये बात लिखी है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के साथ 4 दशकों तक जुड़े रहे, लेकिन अब पार्टी में का धरातल ही नहीं दिख रहा, इसीलिए उन्होंने पार्टी से सभी संबंध खत्म कर लिए। धनौल्टी से चुनाव लड़कर हार जाने वाले बिष्ट ने पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने घोड़ाखाल में आयोजित गोलजीऊ संदेश यात्रा में समापन कार्यक्रम में शिरकत की है। और वहीं इस मौके पर उन्होंने पूजा अर्चना करते हुए गोलजीऊ महाराज से प्रदेशवासियों की खुशहाली की प्रार्थना भी की है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने गोलजीऊ महाराज मंदिर में प्रार्थना करते हुए भक्तों के साथ प्रसाद भी ग्रहण किया। अल्मोड़ा के नवनियुक्त कप्तान ने कमान संभालते ही एसओजी को भंग कर दिया है। और बता दें कि जिले में साइबर क्राइम और गोपनीय कार्यों में एसओजी की बड़ी भूमिका रहती है, लेकिन कार्यप्रणाली सवाल खड़े होने के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय ने एसओजी की शिकायत पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए भंग कर दिया है, जिसके बाद अल्मोड़ा पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एसएसपी ने बताया कि जिले की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की समीक्षा के दौरान साइबर अपराध गोपनीय कार्यों में कमी के साथ जन शिकायतों के आधार पर उसे भंग किया गया और कार्य प्रणाली की भी जांच की जा रही है। साथ ही दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है।
एसओजी की मैंने समीक्षा की थी यहाँ पे, और मैंने एसओजी और साइबर क्राइम इत्यादि के बारे में एसओजी के योगदान की समीक्षा की। ड्रग्स में जो रिकवरी होनी चाहिए तो उसमें एसओजी की समीक्षा की, तथा कुछ शिकायतें भी, कतिपय शिकायतें भी एसओजी कुछ मेंबर के खिलाफ, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अभी एसओजी के जो भी सदस्य उनकी थानों में तैनाती कर रखी है और कुछ जांचें भी कराई जा रही हैं, और अगर इसमें कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, और जल्दी ही जिनके रिकॉर्ड सही हैं ऐसे कुछ सदस्यों को लेकर के एसओजी का गठन भी किया जाएगा। और वहीं हरिद्वार में चारधाम यात्रा और गर्मी का सीजन शुरू होने के साथ ही हर की पैड़ी पर ऑपरेशन मर्यादा भी शुरू हो गया है। हर की पैड़ी चौकी पुलिस ने अभियान चलाकर शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे 13 यात्रियों पर शांति भंग करने के आरोप में चालान कर दिया है। आपको बता दें कि डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश के बाद पिछले साल ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया था। अब चारधाम यात्रा की शुरुआत होने के साथ ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने लगा है। इसी को लेकर चौकी प्रभारी मुकेश थलेड़ी की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने अभियान चलाकर शराब के नशे से लेकर हुक्का पीते मिले यात्रियों का चालान करने के लिए अभियान तेज कर दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के स्कूलों के छात्रों की ओर से जमा की जाने वाली संचायिका के लाखों रुपए में गड़बड़ी से संबंधित याचिका पर सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग सहित शिक्षा अन्य सहयोगी संस्थाओं को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि आरटीआई क्लब देहरादून ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2016 तक स्कूली छात्र छात्राओं से बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ धनराशि फीस के साथ संचायिका के रूप में जमा कराई जाती थी, जो स्कूल छोड़ने पर उन्हें वापस कर दी जाती थी। लेकिन राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 में इसे बंद कर दिया गया। लेकिन बहुत से स्कूलों ने संचायिका में जमा धनराशि छात्रों को वापस न लौटाकर इसमें गड़बड़ी कर इसका दुरुपयोग किया है। और याचिका में कहा गया है कि संचायिका का पैसा छात्रों को वापस किया जाए और इसमें घोटाला करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस याचिका के माध्यम से हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि उन संचायिका योजना में जो बच्चों का जो संचित पैसा है वो बच्चों तक पहुंचे, और जो अनक्लेम्ड अमाउंट रह जाएगा वो सरकार तक पहुंचे, ताकि हम उत्तराखंड के जो हमारे बच्चे हैं उनके उत्थान में इनको लगाया जा सके। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ बाकी सब साथ के साथ पार्टीज़ जो उसके साथ एसोसिएटेड है उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। एक महीने बाद इसमें इनको सुनवाई का अगला मौका देने के बाद, नोटिस इश्यू देने के बाद इसके बाद जवाब देने को कहा है। और सांसद अजय टम्टा इन दिनों अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के भ्रमण पर हैं, जहां अल्मोड़ा दौरे के दौरान उन्होंने चंपावत उपचुनाव पर बयान दिया। इस मौके पर अजय टम्टा ने कहा कि चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री धामी के चुनाव लड़ने को लेकर जनता में खासा उत्साह है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस चुनाव में बीजेपी रिकॉर्ड से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। चूँकि मैं चंपावत से ही आ रहा हूँ, और चंपावत का जो चुनाव है, जिस प्रकार का माहौल वहाँ पर है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह है, और सौभाग्य है कि मेरा संसदीय क्षेत्र भी है। और चंपावत में माननीय विधायक कैलाश गहतोड़ी जी ने भी यही विचार किया है कि चंपावत को मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व मिले, विकास की धारा और तेज़ गति से बढ़े। मैं लगातार 4-5 दिनों से वहीं था, फिर मुझे वहीं जाना है। पूरे चुनाव भर को हम वहाँ देखेंगे, और आज तक का जितना भी रिकॉर्ड उपचुनाव का रहा है उससे अधिक वोटों से और प्रतिशत से हम उस चुनाव को जीतेंगे। और चमोली में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। बता दें कि चारधाम यात्रा मार्ग पर अतिक्रमण करने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। 8 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने हैं। ऐसे में यात्रा मार्ग के मुख्य स्टेशन पर यात्रा सुगमता से सुचारू करने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा के मुख्य केंद्र चमोली स्टेशन पर उप जिलाधिकारी चमोली अभिनव शाह के नेतृत्व में नगर पालिका और पुलिस की टीम में सड़क के किनारे अतिक्रमण करने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए अस्थायी दुकानें हटाई, जहां अतिक्रमणकारियों का कहना है कि वो पिछले 20 सालों से अपनी आजीविका इन्हीं अस्थायी दुकानों से चला रहे हैं, और आज प्रशासन ने उन्हें बलपूर्वक हटाया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं संयुक्त मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान यातायात में अव्यवस्था न हो, इसके लिए अतिक्रमण करने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई की जा रही है।
सालों से यहाँ पर व्यापार कर रहा हूँ और अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर रहा हूँ। आज मेरा परिवार जो है यहाँ पर कुठारघात के जीवन पर है, लेकिन जिला प्रशासन चमोली, पुलिस विभाग और नगर पालिका यहाँ पर आकर के बिना नोटिस दिए द्वारा मेरे को यहाँ से, मेरे बच्चे और मेरी लड़का मिसेज बैठी हुई ठेली में से इन्होंने जबरन यहाँ से जो है ठेली उठवाई है और मेरा 1.5 लाख का नुकसान हो गया है। इसमें जो अधिशासी अधिकारी योज साहब हैं यहाँ पर नगर पालिका के, मौन किया और मेरा कम से कम 1.5 लाख का नुकसान हो गया। इस चीज़ को लेकर के मैं कोर्ट में जाऊँगा। जैसे आगामी 4 धाम आने वाली है तो काफ़ी लोग भी आने वाले हैं, तो इसमें ट्रैफिक का बहुत दिक्कत रहेगी। यहाँ पे काफ़ी अतिक्रमण का, तो हम उस पर कार्रवाई आज कर रहे हैं, आगे भी इसमें कार्रवाई जारी रहेगी। और जो भी इसमें हम सभी को यही अनुरोध कर रहे हैं कि कोई भी अपना सरकारी लैंड पर अतिक्रमण ना करे। जो भी करेगा तो नगर पालिका द्वारा और NH द्वारा इसमें आगे कार्रवाई करेगी। और टिहरी में चारधाम यात्रा को देखते हुए पुलिस ने चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव चंबा से टनल बाईपास के जरिए ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है और इससे चंबा चौक पर ट्रैफिक का लोड कम हो सके और दूर दराज से आने वाले यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी परेशानी ना हो। पुलिस ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए देखोल गांव के पास से बाईपास के जरिए चारधाम यात्रा की गाड़ियों को टनल से भेजा जा रहा है और टनल के दोनों ओर पुलिस ड्यूटी लगाई गई है। और वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि चारधाम यात्रा में चंबा चौक पर घंटों जाम से अब निजात मिलेगी। ट्रैफिक को लेके कुछ दिवस पूर्व माननीय विधायक जी की उपस्थिति में और जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ एक मीटिंग करी गई और उसमें उनकी समस्याएं पूछी गई, साथ में सुझाव भी मांगे गए और उस संबंध में पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसमें कि ट्रैफिक डाइवर्ट करना, जो उत्तरकाशी के लिए ट्रैफिक जाता है उसको टनल के थ्रू ही भेजना और जो प्रॉपर चंबा कस्बा है उसको हैवी ट्रैफिक से क्लियर रखना। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे सुझाव आए थे, उसमें जो प्रैक्टिकल हैं हम उनको अब लागू कर रहे हैं। और चारधाम यात्रा के परिप्रेक्ष्य में एक आदेश प्राप्त हुआ हमें कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक हाईवे पे ट्रैफिक बंद रहेगा। तो उसमें ये चीज़ भद्रकाली, तपोवन और देवप्रयाग, कीर्तिनगर और जितने ऊपर के पहाड़ के थाने हैं सबको कम्युनिकेट कर दिया गया है। जो पर्यटक पुलिस चौकियाँ हमारी 10 खुलती हैं वो ऑपरेशनल हो गई हैं, 2 आपदा चौकियाँ हैं वो भी ऑपरेशनल हो गई हैं। इसके अतिरिक्त SDRF की एक अतिरिक्त टुकड़ी मिली है। और फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।